हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोगों का चल रहा है सीयूईटी पीजी 2025 ज्योग्राफी का प्रिपरेशन सीरीज। और हम लोग कर रहे थे एक्सोजेनिक लैंड फॉर्म्स, जिसमें कुछ लैंड फॉर्म्स बाकी है, जो कि लैंड फॉर्म हम लोग आज करने वाले हैं। उससे पहले बात यह है कि आप लोगों का मैंने लिया था एक टेस्ट। तो आप लोगों ने दिया है टेस्ट। क्यों हो रही है गलती? इतने सिंपल क्वेश्चन है जो क्लास में मैंने करवाए हैं, है ना? यानी कि आपने क्लास को ध्यान से नहीं सुना, सीधे टेस्ट दे दिए। पहले क्लास को ध्यान से सुनो, उसके बाद अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ। रनिंग नोट्स भले ही बना लो, देखो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ मतलब ऐसे रनिंग रफ में भी नोट्स बना लोगे ना, तो जब तुम रिवीजन करोगे तब वो काम देगा। ठीक है, जब तुम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने जाओगे तब तुम्हें काम देगा। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ कह दे रहा हूँ तो वो हवा में तुम लोग ले लो और नोट्स ना बनाओ। जिन लोगों ने नोट्स भेजा है, बहुत अच्छे नोट्स भेजे। रिचा ने रिसेंटली मुझे नोट्स भेजे, कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। सबने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, उन्होंने भेजे। तो आप भी बनाओ ना, अगर पढ़ रहे हो तो। कि मजाक चल रहा है? जिन लोगों की इतनी सारी गलतियां हो जा रही हैं, 10-10 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं 15 में, 5-5 8-8 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। पढ़ाई हुई चीज है, जैसे कि स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान पढ़ाया गया था। क्या बताए थे कि ऐसा ऐसा करके कुछ ऐसे नदी के इरोजन के कारण बनता है। हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का जब अल्टरनेट लेयर बनता है तो सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाता है इजिली, हार्ड रॉक बच जाता है, तो स्टेयर्स की तरह, सीढ़ी की तरह स्थिति एक बनती है। तो उसमें मैंने शब्द बोला है वहां पे क्लास में, क्या? डिफरेंशियल इरोजन बोला है मैंने क्लास में। वही क्वेश्चन पूछा हूं, कोई हवा से क्वेश्चन नहीं लाया। उसी तरह से मैंने पूछा कि कंप्रेशनल फोर्स कहाँ से होता है, कौन सा होता है कंप्रेशन फोर्स? ओरोजेनिक होता है या फिर एपिरोजेनिक होता है? तो मैंने बताया था ओरोजेनिक का दो पार्ट होता है, टेंशन एंड कंप्रेशन। दोनों के लैंड फॉर्म भी आपको बताए थे, ये भी गलत कर रहे हैं सभी लोग। नेपीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब लोग, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। मैंने कहा था फोल्डिंग होती है ना? वलन होता है, वलन में बहुत ज्यादा जब बल लगता है तो एक पार्ट टूट के दूसरे पार्ट तक बहुत आगे तक चला जाता है। बताया था ना, लास्ट स्टेज बनता है नेपीज का। क्यों हो रहे हैं गलत? सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया है, तो ये तो गलत बात है ना। आप लोग नहीं पढ़ रहे, फिर आप बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं और हम लोगों के मार्क्स आए नहीं, हम लोगों का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, फिर तो आप ब्लेम कर दोगे, है ना? कर भी देते हैं बहुत सारे लोग ब्लेम। अब कैसे बताएं, जब इजी इजी मेरा पढ़ाया हुआ है आप लोग गलत कर दे रहे हो, तो फिर आसमान से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करो? तो कुल मिला जुला के बात यह है कि कंसंट्रेशन से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। आज अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर ट्यूसडे को क्लास होता है तो अगला क्लास फ्राइडे को होता है। 2 दिन में रिवीजन नहीं हो रही है आपसे, गलत बात है ये। अगली बार इस तरह गलतियां होगी तो कॉन्टेक्ट नंबर ले रहा हूँ ना, तो कंपलसरी कर दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर कॉल करके डांटूंगा तुम लोगों को, जिन जिन लोगों ने गलत किया है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले सो के नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं कैसे लेटे हूँ मैं और नाक पे फोन गिरा रहे हैं, फिर से यही डायलॉग बार बार मैं मारता हूँ। सो के नहीं पढ़ना है, ऐसे अच्छे से बैठ के पढ़ना है। ऐसे पढ़ते पढ़ते अपना फोन को, अगर फोन पे यूट्यूब देख रहे हो तो अपने व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम और भी जितनी 50 तरह की चीजें होती हैं उन सबको साइलेंट कर देना है, म्यूट कर देना है। सिर्फ यूट्यूब खुला है तो यूट्यूब ही खुला रहे, चैट करने नहीं चले जाना है बीच में। छोटी सी क्लास होती है 40-50 मिनट की, उसमें भी आप लोगों को बाकी काम करना है। एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठना है, या फिर टैब और पेन लेके बैठना है जिसपे आप अपने नोट्स लिख सकें। रनिंग नोट्स ही बनाओ, लेकिन बनाओ और वो नोट्स मुझे भेजो, मुझे चाहिए आपके नोट्स। पानी बॉटल लेके भेजो, बीच में नहीं चले जाना है, प्यास गला सूखने लग जाए ऐसा नहीं होना है ना? तो ये सब चीजों का ध्यान रख के शुरू करते हैं हम अगली क्लास। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, देखो, दो ऐसे लैंड फॉर्म की, यानी कि दो ऐसे एजेंट्स की जो लैंड फॉर्म बनाते हैं, जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कुछ है नहीं उसमें, बहुत बार समझ में भी नहीं आता है, और आज का ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। नहीं भी आए समझ तो घबराना नहीं। क्या होना चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब आपको समझ ना आए चीजें, बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक क्या है वो तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एकदम ही ना समझ में आए कि वो कैसे फॉर्मेशन हुआ है तो कोई बात नहीं। बस डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एंड इरोजनल लैंडफॉर्म का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछ लिया था कि ये किसका लैंडफॉर्म है, डिमोइसेलेस। बहुत सारे लोगों ने गलत मार दिया। अब मैंने पढ़ाया है क्लास में, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मशरूम रॉक से कैसे उसका मिलता जुलता है। बहुत देर तक ये बात बताई थी, लेकिन फिर भी गलत कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो गलत हो जाएंगे। तो आपको वो लैंड फॉर्म तो कम से कम पता कर सकते हो ना, कि डिपोजिशनल है कि इरोजनल है। वो भी बहुत, ठीक है।
तो उससे पहले अनाउंसमेंट ये है कि ये अपना एक वेबसाइट है thegeoclass.com, thegeoclass.com, इस वेबसाइट को खोलना। अब देखो होता क्या है, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे ऐसे फालतू की चीजें आ जाती हैं, तो आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हो, तो इस वेबसाइट पे प्लेलिस्ट और बाकी सारी चीजें, हैंड आउट जब आएगा जो भी चीजें आएगा इस पे अपडेट होता रहेगा। तो ये वेबसाइट को याद कर लो और इसको बुक मार्क कर लो और अपने दोस्तों में भी बांट दो। चलो आगे चलो, हम लोग करने जा रहे हैं दो लैंडफॉर्म, पहला है कार्स्ट लैंडफॉर्म, दूसरा है ग्लेशियल लैंडफॉर्म। शुरू करेंगे कार्स्ट लैंडफॉर्म से। देखो कार्स्ट जो लैंडफॉर्म की निर्माण होता है वो उस क्षेत्र में होता है जहां पे लाइमस्टोन है। ठीक है, अब ये बताओ कमेंट में कि लाइमस्टोन किस प्रकार का होता है। अब ये जो लाइमस्टोन है इसके ऊपर वाटर जो है H2O वो एक्शन करता है और ये घुल जाता है उसमें, यानी जो लाइमस्टोन है वो वाटर में घुलता है। अब मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है जहाँ पे लाइमस्टोन का पूरा स्ट्रक्चर और वहां बारिश हो रही है, वहां धाराएं बह रही है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो वो लाइमस्टोन है उसमें घुल के कुछ होगा। तो इस लाइमस्टोन के घुलने के कारण जल में, लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में लाइमस्टोन के जल में घुलने के कारण, और फिर वो जब जल मान लो वाष्पीकृत हो जाए तो वो लाइमस्टोन के कहीं बच जाने के कारण, डिपॉजिट होने के कारण जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको हम लोग कार्स्ट लैंडफॉर्म कहते हैं। ये देखो इस तरह का लैंडफॉर्म, ये कार्स्ट लैंडफॉर्म कैसे बनता है, उन क्षेत्रों में, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पे 70% से भी ज्यादा लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, चूना पत्थर की संरचना 70% से भी अधिक क्षेत्र उस क्षेत्र में है और जल वहां पे उपलब्धता है, बहता हुआ जल है। तो जो बहता हुआ जल कौन सा, जब ये घोलेगा इस लाइमस्टोन को तो वहां पे जो लैंडफॉर्म बनेगी उसको हम लोग कहते हैं कार्स्ट लैंडफॉर्म। इतनी बात समझे। अब जब तुम पानी की बात कर रहे हो ना तो तीन टाइप के जल निर्माण कर, एक हो तो फ्लूवियल, बहता हुआ जल, नदी के रूप में जब जल करता है तो उसको हम लोग फ्लूवियल या फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं, जलीय नदीय लैंडफॉर्म कहते हैं। दूसरा जल तुमने कहा देखा था, कोस्टल क्षेत्रों में समुद्री जल कर रहा है। ठीक, तीसरा ये जल है जो कार्स्ट का निर्माण करते हैं। अब जो कार्स्ट का निर्माण होता है, कार्स्ट टोपोग्राफी का, कार्स्ट लैंडफॉर्म का, वो मूल रूप से आपके भूमिगत जल के कारण। तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि निर्माण भूमिगत जल और दूसरा लाइमस्टोन या डोलोमाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कार्स्ट लैंडफॉर्म बनेगा। एक पहली बात क्लियर। अब देखो ये कार्स्ट वार्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये ट्रिस्टी एक जगह है, यहाँ पे देखो एक ट्रिस्टी जगह है। उससे पहले देखो यहाँ पे ये बाल्कन पेनिनसुला है ना। कौन कौन सा यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला के आसपास, एड्रियाटिक सी तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लैक सी तुमको देखने को मिलेगा। इसके बीच का जो स्थान है, मुझे लग रहा है ये मैप मैंने गलत उठा लिया है, कोई बात नहीं। तो इस बीच का जो जगह है तुमको यहाँ पे ये सारी कंट्री तुमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक ट्रिस्टी नाम का जगह, ट्रिस्टी नाम के जगह पे एक कार्स्ट नाम का जगह है। ये जो सारा लैंडफॉर्म कार्स्ट है वो नाम यहीं से आता है। ट्रिस्टी एक जगह है जो कि आपकी बैल्कन पेनिनसुला का अंग बनता है, जो कि यहाँ पे क्रोएशिया है ना, ये क्रोएशिया इटली के आसपास का वो क्षेत्र है। यहाँ पे लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलता है, यहीं से इसका नाम आया है। तो यहीं पे इस तरह से बाल्कन पेनिनसुला में इस तरह के लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो आपका नाम कहाँ से आता है, बैल्कन पेनिनसुला लिख दे, ट्रिस्टी नाम का जगह लिख दे, है ना, एड्रियाटिक सी का कोस्ट लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो आपको पता हो जाए कि कार्स्ट जो लैंडफॉर्म आ रहा है वो वहां के क्षेत्र से उत्पत्ति है, वहां के क्षेत्र से उसके नाम का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब चलो लैंडफॉर्म। अब एक होता है इरोजनल लैंडफॉर्म, एक होता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या है कि बहता हुआ ये जल है, भूमिगत जल है, ऊपर से भी जल है, मूल रूप से भूमिगत जल है। अब ये जल क्या कर रहा है, लाइमस्टोन को घुला ले रहा है अपने, तो उस घुलने के कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म बन गए। सब एक जैसे लगते हैं, बस नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, तो नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, किसमें हो रहा है। तो पहला जो लैंडफॉर्म है वो है लैपीज। देखो ये लैपीज है। अब इसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ पे पैरेलल और इस तरह से लाइनें हैं। कभी तुमने खेत देखा है, अपना कोई खेत हो, खेत में ऐसे पानी भर दिया गया है और उसके बाद बहुत धूप है तो पानी सूखेगा। ठीक है, सूखने के कारण क्या होता है, वो बहुत जब सूख जाता है तो वो भूमि जो है खेत की वो क्रैक लगती है ना, क्रैक्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, लाइमस्टोन क्षेत्रों में यहाँ पे वाटर मॉइस्चर इसमें लिया हुआ है और मॉइस्चर वेपराइज हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, जो लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से दरारें आ जाती है। ठीक है, ये खंड छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, पैरेलल से ये टूट जाते हैं।
तो इस तरह का जब लैंडफॉर्म आपको देखने को मिले तो इसको हम लोग कहते हैं लैपीज। लैपीज को ही हम लोग बोगास भी कहते हैं, कहाँ पे, यूगोस्लाविया में। कैरन भी कहते हैं जर्मनी में। क्लिंट भी कहते हैं या ड्राइक्स भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो ये एक ही लैंडफॉर्म है लैपीज। वो एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। किसका इरोजनल लैंडफॉर्म है? ये आपके लाइमस्टोन स्ट्रक्चर का, यानी कार्स्ट का है। ओके, समझ गए लैपीज क्या है? इस तरह से पैरेलल में जॉइंट्स वगैरह डेवलप हो गए हैं। ये भूल गया। ठीक, आगे चलिए। आगे 4 नाम लिखो, 3-4 नाम लिखो। पहले लिखो स्वेलो होल, दूसरा लिखो सिंक होल, तीसरा लिखो स्वेलो, पहले क्या लिखे, स्वेलो होल लिखे, दूसरा लिखा सिंक होल, तीसरा लिखो सोल्यूशन सिंक, और चौथा लिखो डोलाइन। लिखे 4, स्वेलो होल, सिंक होल, सोल्यूशन सिंक और डोलाइन। चारों लिख लिए। अब ये 4 क्या है? एक तरह का गड्ढा है। होल का मतलब क्या होता है? गड्ढा। ऐसे लिखते हैं ना। होल क्या होता है? गड्ढा। पहला है आपका ये स्वेलो होल। ये स्वेलो होल क्या होता है मूल रूप से? देखो कि ये लाइमस्टोन स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपका जल बह रहा है। ये जल क्या करता है? यहाँ पे ड्रॉप हो, और ड्रॉप होते होते यहाँ के हिस्से को धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपने अंदर घुला ले रहा है, खा जा रहा है। या यूं कहें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो होल है, ये इस धारा के कारण निर्मित हो। तो इस तरह का जब भी, अब फिर तुमको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। इतना याद रखो कि एक होल का डेवलपमेंट होता है, एक गड्ढे का डेवलपमेंट होता है जब लाइमस्टोन क्षेत्र में जल का परिगमन होता है। तो इसमें एक गड्ढा इस तरह से बनता है। तो ये पहला स्वेलो, पहला। दूसरा मैंने कहा सिंक होल। सिंक होल क्या होता है? फनल शेप्ड आकृति होती है। अब ये तो ऊपर से सोल्यूशन के कारण बना, ऊपर से जल जाने के सोल्यूशन के कारण बना। अब कई बार क्या होता है कि ये मान लो कि ये इस तरह का ब्लॉक, ठीक है, और कहीं से ऐसे करके लीक कर करके ये जल इसके नीचे जा रहा है, और ये नीचे क्या है? ये लाइमस्टोन है। ध्यान से सुनना जो बातें कह रहे हैं। नीचे क्या है? लाइमस्टोन है। अंदर जल का प्रवेश हो गया है। अब ये नीचे क्या है? नीचे का लाइमस्टोन है जो धीरे धीरे घुल जाए। जैसे ही ये घुलेगा तो ये ऊपर वाला छत इसका क्या है? ये कोलैप्स हो जाएगा। ऊपर वाला जो छत है उसका ढह जाएगा। तो उस तरह से जब आपका स्ट्रक्चर बने फनल शेप्ड, उसको हम लोग सिंक होल कहते हैं। किसके कारण बना? लाइमस्टोन के घुलने के कारण। यही सिंक होल जब बड़े हो जाते हैं, जब लार्ज, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम लोग सोल्यूशन सिंक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा? सोल्यूशन सिंक का। ठीक, सिंक होल गहरे होते हैं, सोल्यूशन सिंक इस गहरे में बहुत विस्तृत क्षेत्र। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो नाम कम से कम याद। ठीक है, सिंक होल, सोल्यूशन सिंक और स्वेलो होल। अगला मैंने आपको बताया डोलाइन। देखो डोलाइन क्या है? डोलाइन के बनने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट आपके सिंक होल जैसा है, लेकिन वो उतना डीप नहीं होता है, उतना वो विस्तृत नहीं होता है। तो ये मान लो कि कभी रोड देखो, रोड धंस जाता है, नीचे से रोड बना हुआ, नीचे से पाइप जा रहा है, तो पाइप कोलैप्स कर जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा गिर जाता है। तो छोटे से क्षेत्र में नीचे के लाइमस्टोन के घुल जाने के कारण छोटा सा डिप्रेशन बन जाए, छोटा सा गड्ढा बन जाए, उसको हम लोग डोलाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखो लाइमस्टोन है, पानी में घुल रहा है तो गड्ढा ही बनेगा। ठीक है, मूल रूप से क्या बनेगा? आपका गड्ढा ही बनेगा। तो पहला गड्ढा क्या है? स्वेलो होल। ठीक, ऊपर से घुल गया, उसमें जल जा रहा है, स्वेलो होल। दूसरा क्या है आपका? सिंक होल। नीचे वाला हिस्सा सारा का सारा क्या हुआ? घुल गया। घुलने का ऊपर का जो उसका रूफ था वो कोलैप्स हो गया, तो नीचे क्या बचा? वो जो आकृति बनी, गड्ढा बना, उसको सिंक होल कहा। सिंक होल में विस्तार हुआ, वो और बड़े हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में है, बहुत डीप है, उसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन सिंक। अब सोल्यूशन सिंक जो है वो सिंक होल का ही एक प्रकार है, ये ध्यान, उसी के साथ उसका लेना देना। और जब छोटे से क्षेत्र में, कम क्षेत्र में यही गड्ढा बने तो उसको कहते हैं डोलाइन। ठीक है, तो 5 चीज आपको याद हुआ: डोलाइन, सिंक होल, सोल्यूशन सिंक और स्वेलो होल। इतना याद हुआ। और इससे पहले क्या? लैपीज मैंने बताया, याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। अब ये क्या होता है
अब ये बना है उवाला। उवाला क्या है? अब मान लो किसी ये पूरा मान लो कि ये इनका क्षेत्र है, इसमें दो लोग जियोलॉजिस्ट कर, मान लो एक गड्ढा बना, फिर यहाँ गड्ढा बना, फिर यहाँ गड्ढा बना, फिर यहाँ गड्ढा बना, फिर यहाँ गड्ढा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गड्ढे बनते हैं और ये गड्ढे क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इस इमेज को ध्यान से देखो तो ये पूरा पहले ऐसे इलाका रहा। ठीक है, ये ऐसे इलाका रहा लाइमस्टोन। अब यहाँ पे दो लाइन बना होगा, यहाँ पे सिंक होल बना होगा, सिंक होल बना होगा, दो लाइन बना होगा, सिंक होल बना होगा, और सारे मिल गए। तो क्या हो गया, ये बड़ा सा एक प्लेन नुमा आकृति आपको दिख रहा है, इसके बीच में ये आपके लाइमस्टोन स्ट्रक्चर के बीच में। तो इसको हम लोग उवाला कहते हैं। यानी कि उवाला कब बनता है, जब मल्टीपल डोलाइंस या सिंक होल आपस में ज्वाइन करके एक प्लेन नुमा स्ट्रक्चर आपको दे, उसको उवाला कहते हैं। अब जैसे ही मैंने प्लेन कहा, तो प्लेन जैसा एक और चीज है जिसको हम लोग पॉलजी कहते हैं। वैसे तो ये जे का प्रोनाउंसिएशन वाई होता है, पॉली कहते हैं, पॉलजी पॉली जो तुमको कहना है कहते। इसमें भी प्लेन है, देखो इसमें भी ये लाइमस्टोन क्षेत्र में पाए जाने वाला प्लेन। लेकिन इस प्लेन का जो निर्माण है वो स्ट्रक्चरल प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण ये लाइमस्टोन के क्षेत्र में एक विस्तृत प्लेन का निर्माण होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में मैदान का निर्माण हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली या फिर पॉलिजी कहते हैं। ठीक है, दो तरह के मैदान बने, कौन सा, उवाला और पॉलिजी। अब इसमें से बताओ, दो लाइंस के ज्वाइन होने से कौन सा बनता है, या फिर सिंक होल के ज्वाइन होने से कौन सा बनता है, पूछे आपसे तो उवाला। जबकि स्ट्रक्चरल प्रोसेस के द्वारा, टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा लाइमस्टोन क्षेत्र में कौन सा बन रहा है, तो पॉली बन रहा है। इतना ध्यान रखो। ठीक है, आगे आ गया आपका कार्स्ट झील। ठीक है, कार्स्ट के क्षेत्र में एक झील बन जाए, डिप्रेशन था, मान लो सिंक होल बना था, सिंक होल में फिर पानी भर जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, कुछ ऐसी प्रक्रिया हो जाए, तो वहां पे एक झील का निर्माण होता है, उसको हम लोग कार्स्ट लेक कहते हैं या फिर कार्स्ट झील कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या बनाया था हमने, लैपिस बनाया था, फिर क्या बनाया, सिंक होल, डोलाइन, है ना, सोल्यूशन सिंक, ये सारी चीजें हमने बनाई। अब उसके बाद दो टाइप का प्लेन बनाया, एक पॉली बनाया जो कि स्ट्रक्चरल प्रोसेस से, एक उवाला बनाया जो कि किससे बना है, डोलाइन या सिंक होल के आपस में जुड़ने से बना है। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने कार्स्ट लेक बनाया। कैसे, जब ये सिंक होल में पानी भर जाए, आम शब्दों में समझो। ठीक है, सिंक होल में पानी भर जाए, उसमें क्या होगा, उसको हमने कहा। अब इसमें किताब में लिखोगे तो क्या लिखा होगा, ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ रूफ ऑफ केव फॉर्म्ड बाय लाइमस्टोन या फिर ग्राउंड वाटर। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई, सिंक होल में क्या कहा कि एक ये क्षेत्र है, नीचे से ये क्या हो गया, जल से घुल गया। आप देखो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जल से घुल गया तो इसमें केव बन गया, इसको क्या कहा, कार्स्ट केव कहा, भूमिगत जल द्वारा निर्मित गुफा कहा। इसका ये छत है, ये ढह गया तो सिंक होल बना, इसमें पानी भर गया तो क्या बना आपका, ग्लेशियल सॉरी कार्स्ट लेक। ठीक है, अब क्या हो, ये जो कार्स्ट का मैंने नीचे कहा कि ऊपर इसका छत्र है, ये कार्स्ट वाले क्षेत्र में ऊपर इसका छत्र है, लेकिन अंदर इसके गुफा के अंदर ही पूल का निर्माण होता है। लाइमस्टोन का जो गुफा है, जो कार्स्ट की गुफा है, जो नीचे इस ये हुआ था, ये वाला जो क्षेत्र से बना था, इसके अंदर इसी में एक पूल का निर्माण हो जाए, जल बन जाए, जल कुंड बन जाए, उसको हम लोग सिनोट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनोट। तो ग्लेशियर लेक कैसा है, सरफेस से आपको दिखेगा, लेकिन सिनोट क्या होगा, सरफेस से आपको नहीं दिखेगा। जब लाइमस्टोन के गुफा के अंदर जाओगे तब दिखेगा। और ये धीरे धीरे क्या होगा, मेजर टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहे हैं। कहाँ पे, बाल्कन प्लेट्यू वाली जो हमने बात की थी उन क्षेत्रों में। ठीक है, समझ गए, ये सारे लैंडफॉर्म याद हो गया। रिपीट कर दो एक बार मेरे सामने, पॉलजी क्या होता है, अपने दिमाग में बोलो, पॉलजी में क्या था, विस्तृत प्लेन स्ट्रक्चरल प्रोसेस के द्वारा बना हुआ, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बताओ, वाला पढ़ा था, कैसे, सिंक होल या डोलाइन के ज्वाइन होने से। फिर सिंक होल पढ़ा, डोलाइन पढ़ा, सोल्यूशन सिंक पढ़ा। उससे पहले क्या पढ़ा, लैपीज पढ़े, है ना, स्वेलो होल पढ़ा, सिनोट पढ़ा, और ग्लेशियर कार्स्ट लेक। तो ऐसे ये जो सारे हैं, ये आपका क्या है, क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, सो गए कि जगे हुए हो, चलो चलो चलो, दोपहर का टाइम है, चावल दाल खा के सोना नहीं है, चलो, या फिर जब भी देख रहे हो सोना नहीं है, चलो जगे। तो अभी क्या पढ़ा रहे थे, इरोजनल लैंडफॉर्म लाइमस्टोन का बना हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब देखो जो जल था भूमिगत, उसने लाइमस्टोन को घोल लिया अपने अंदर, घोल के बह रहा है, मान लो अंदर अंडरग्राउंड बह रहा है। अब कोई धूप आ जाए, कुछ ऐसी काम हो जाए, तो क्या होगा, वो जो पानी है, मॉइस्चर है, वो वाष्पीकृत हो जाए। तो नमक घुला हुआ पानी जब वाष्पीकृत होता है तो नमक बचता है ना। तो लाइमस्टोन घुला हुआ पानी जब वाष्पीकृत होता है तो लाइमस्टोन बचता है। वो लाइमस्टोन कहीं जमा होगा, जमा होने से कुछ लैंडफॉर्म बनेंगे, उसको हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय कार्स्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको नाम ही याद करना है। चलो चलें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिसको हमने कहा था, कहां पे गया, ये टर्म याद रखना, स्पेलोथेम्स। स्पेलियोथेम्स या फिर स्पेलोथेम्स लिख लो। लाइमस्टोन गुफा के अंदर बनने वाली सभी आकृतियों को अगर मैं जोड़ लूं, साथ में मिला लूं, तो सबको एक नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेलोथेम्स। ठीक है, लिख लिए। इसमें मूल रूप से 4 चीजें, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, ड्रिपिंग स्टोन और ड्रिप्स। ठीक है, अब क्या होते हैं सुनो। सबसे पहले आते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट। देखो ऊपर से ये पानी टपक रहा है, ये क्लियर है ना आप लोगों को, ये क्लियर ही है। ऊपर से ये जल क्या है, टपक रहा है, ऐसे टपक रहा है, टपक 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 रहा है, और जल वाष्पीकृत होते जा रहा है, वाष्पीकृत होते जा रहा है, वाष्पीकृत होते जा रहा है। तो वो जल में जो घुला हुआ लाइमस्टोन था, वो देखो यहाँ पे ऐसे जमा होते जा रहा है। ठीक है, वो जैसे टपक रहा है, टपक रहा है, टपक रहा है, तो नीचे भी तो गिर रहा है, नीचे गिर गिर के वाष्पीकृत होते जा रहा है, तो नीचे से भी ऐसे ऊपर को उठती हुई आकृति बन। तो इस गुफा के, ये कौन सा गुफा है, लाइमस्टोन गुफा है, कार्स्ट गुफा है। तो इसके छत से जो ये लटकती हुई नीडल नुमा आकृति है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक है, जो नीचे से गुफा के फर्श से, बेस से उठती हुई आकृति है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैलेगमाइट। ऊपर से आने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैलेक्टाइट। नीचे से उठने वाले को क्या कहते हैं, नीचे से उठने वाले को कहते हैं स्टैलेगमाइट। एक में टाइट है, एक में माइट है, याद कैसे रहेगा, देखो इसमें टी आता है, स्टैलेक टी, टी मतलब ये टी, छत से लटकता हुआ। ठीक है, और टी से पहले क्या आ रहा है, देखो सी, सी मतलब सीलिंग, सीलिंग फैन सुना है, छत का पंखा, तो यहाँ पे देखो सी है, स्टैलिक, स्टैलिक का सी टी, छत से लटका हुआ टी, टॉप से आ रहा है, तो क्या है वो स्टैलेक्टाइट। नीचे से आ रहा है तो ये माइट, माइट देखो माउस जैसा कुछ लगता है, माउस, एम से माउस, एम से माइट। माइट कहाँ रहते हैं, बेस पे रहते हैं, छत पे नहीं रहते ना, इसे फ्लोर पे रहते हैं। तो फ्लोर से जो ऊपर उठता हुआ है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टैलेगमाइट। ठीक है, एम से नीचे, नीचे वाला, और टी से ऊपर वाला, याद रहेगा। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट बच्चे भूल जाते हैं बात। ठीक, अब जब ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट, ये देखो ऐसे बढ़ते जाएंगे, नीचे से ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा एक बड़ा सा। इसको हम लोग कहते हैं पिलर। ठीक है, इसको हम लोग पिलर भी कहते हैं या फिर कॉलम। ठीक है, अगली 3 चीजें मैंने बताई, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और पिलर्स, है ना। क्या क्या बता दिया, देखो ये पिलर्स बता दिया, स्टैलेक्टाइट बता दिया, स्टैलेगमाइट बता दिया। ऊपर से आने वाला स्टैलेक्टाइट, नीचे से आने वाला स्टैलेगमाइट, दोनों जुड़ जाए तो केव पिलर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये बहुत सारे ऐसे स्टैलेक्टाइट, 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 स्टैलेक्टाइट ऐसे चलता, तो ऐसा ना पर्दा नुमा ये आकृति बन जाता है, जैसे अपना घर का पर्दा होता है, ऐसे ढक जाता है, ऐसे ऐसे लाइन से, है ना, ऐसे पर्दा लगा दो गेट में, तो क्या होता है, गेट ढक जाता है। तो वैसे यहाँ पे ऐसे पर्दा नुमा आकृति बन जाती है स्टैलेक्टाइट या स्टैलेगमाइट से मिलने से। इसको हम लोग ड्रेप्स कहते हैं। ठीक है, समझे। अब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट की तरह एक शब्द आता है हेलेक्टाइट और हेलेगमाइट। देखो
जब ये एकदम ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे गिर रहा है तो स्टैलेक्टाइट है, ये परपेंडिकुलर उठ रहा है तो स्टैलेग्माइट है। लेकिन अगर मान लो डायगोनल बनने लग जाए, ऐसे बनने लग जाए गुफा में कुछ तरीका का, डायगोनल बनने लग जाए, किसी और दिशा में बनने लग जाए, तो ऊपर से आने वाले को स्टैलेक्टाइट एंड हेमेमाइट, ठीक है, स्टैलेक्टाइट एंड हेलेक्टाइट कहते हैं इसको। ऊपर से आने वाले को क्या कहते हैं? हेलिक्टाइट कहते हैं। नीचे से बनने वाले को क्या कहते हैं? हेलेग्माइट कहते हैं। हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट जब डायगोनल्स बने, ठीक है। अब अगला क्या है? ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन कुछ नहीं है, जो टपकने का, नीचे नीचे से छोटे छोटे पत्थर बन जाएंगे, उसको ड्रिप स्टोन, ठीक है। तो यही आपके मूल क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं जो कार्स्ट के क्षेत्र में हमारे बनते हैं डिपोजिशन के कारण। तो फिर से याद कर लो, डिपोजिशन में क्या बना? स्टैलेक्टाइट एंड हेलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और हेलेग्माइट, ड्रिप स्टोन, केव पिलर और ड्रिप्स या फिर कर्टन्स, ठीक है। और इरोजनल में आपको पहले बताया था सोल्यूशन सिंक, सिंकिंग होल, स्वेलो होल, पॉलजी, है ना, उवला, ठीक है। ये सारे हमने क्या किया था? हमने इरोजनल लैंडफॉर्म देखे थे कार्स्ट के। तो इतना याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ, इतना याद होगा आप लोगों से कि नहीं होगा? हो जाएगा, है ना। अब देखो अगले पे चलते हैं। तो इतना जो था वो कास्ट का था। अगर आपको समझ में आएगा कैसे क्या बना है, तो बेसिकली तो देखो गड्ढा बन रहा है और नीडल बन रहा है ना। तो वही याद रखना कैसे क्या बन रहा है। बहुत ज्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं खराब करना, बस नाम कम से कम याद रखना, कहाँ बन रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ग्लेशियल लैंडफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोग पानी वाले प्रदेश और लाइमस्टोन प्रदेश से सीधे ग्लेशियल वाले क्षेत्र में जाते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? हिमखंड, हिम शीट, है ना, हिमनद, हिम की नदी, बर्फ की नदी, तो ग्लेशियर है। बहुत बार आपने सुना होगा ये सब। ग्लेशियर कैसे बनता है? ये स्नोफ्लेक होता है, स्नोफ्लेक्स ज्वाइन होते हैं तो एक ग्लेन्यूलर स्नो बनता है, फिर फर्न होता है, और ये सब जब जमा होता है यानी स्नोफ्लेक्स सब जाके जमा होते पत्थरनुमा आकृति बना लेता है, तो उसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर दो प्रकार के होते हैं, वैली ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, महाद्वीपीय ग्लेशियर और घाटी ग्लेशियर। घाटी ग्लेशियर जो घाटी में होता है, और जो प्लेन ग्लेशियर होता है जो माउंटेन के टॉप्स पे होता है, या फिर मान लो आर्कटिक अंटार्कटिक में होता है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी कहते हैं। इनको हम एल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट के नाम से भी जाना जाता है। एल्पाइन मतलब जो, जिसको हम वैली कहते हैं। अब ये ग्लेशियर क्या है ना, अब ये ग्लेशियर जो है इस तरह से वैली पे होता है। जो हम अभी बात कर रहे हैं, हम लोग वैली ग्लेशियर की बात करें। ये वैली है, घाटी समझते हो ना, घाटी बताया था मैंने, वी शेप्ड वैली, घाटी, पहाड़ से ऐसे नीचे उतरता हुआ ढलान, घाटी, याद है कि भूल गए? घाटी याद है? चलो, घाटी पे बर्फ जमा हुआ है। क्या बर्फ जमा हुआ है? बर्फ हमने फ्रिज से नहीं जमाया, स्नो फॉल हुआ होगा, स्नो फ्लेक्स होंगे, वो स्नो फ्लेक्स जमा होते 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 सैकड़ों सालों में ग्लेशियर बन गया है ना। वो ग्लेशियर क्या होता है? वैली पे है। तो वैली पे होगा तो क्या होगा? ग्लेशियर किसके, उस ग्लेशियर के नीचे क्या है? पहाड़ है। अब ये ग्लेशियर क्या है? वैली पे है, तो ग्रेविटी के प्रभाव में है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगा। तो ये वैली जो है, ये सॉरी, ये जो ग्लेशियर है वो नीचे की ओर जाता रहता है वैली से, ठीक है। ये मान लो ये पहले यहाँ पे जमा था, ये वाला चीज, ठीक है। ये अब नीचे की ओर मूव कर रहा है। ये नीचे कैसे धीरे 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 सैकड़ों सालों में मूव कर, और ये माउथ है यहाँ पे आके, यहाँ पे आके पिघल के पानी की तरफ फ्लूवियल प्रोसेस में आगे बढ़ जाएगा। तो जहां से जो ग्लेशियर खत्म होकर वो फ्लूवियल बन के यानी जलीय बन के आगे चला जाता है, उस पॉइंट को स्नाउट कहते हैं। ये याद रखिए, हिंदी वाले को भी स्नाउट ही याद रखनी, ठीक है। या फिर इसको हिमनद का मुख कहा जाता, पहली बात। अब देखो ये यहां से ऐसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे तीन प्रक्रिया होती है। कैसे इरोजन करता है वो मैं समझा। सबसे पहले होता है जोन ऑफ प्लकिंग। ऊपर वाले पार्ट में इस वैली के जोन ऑफ प्लकिंग, यानी जब ग्लेशियर मूव कर रहा होता है तो नीचे वाली जो सतह है और ऊपर वाला जो ग्लेशियर, उसमें फ्रिक्शन होगा। जैसे हाथ को रगड़ते हो, फ्रिक्शन समझते हो ना क्या होता है? फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हमारा जो अंदर का बेस है वो घिसकाता है। घिसकाता है मतलब नीचे से उसके पत्थर पत्थर कण टूटते हैं, ठीक है। तो उस कणों के टूट, अब यहां से क्या हो रहा था, जब ये नीचे आ रहा था हमारा ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर का बेस और ये पहाड़ का बेस, इसमें ये घर्षण हो रहा था। संघर्षण के कारण क्या हो रहा था, इसका जो मटेरियल था
इसमें जो चिपका हुआ पत्थर वत्थर तो ये टूट रहे थे। तो इस क्षेत्र को कहते हैं जोन ऑफ प्लकिंग, यानी टूटने का क्षेत्र। यहां से क्या कर रहा होता है, ये ग्लेशियर खुद फ्रिक्शन के कारण वहां का मटेरियल तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब थोड़ा और नीचे चला जाता है तो अब देखो ग्लेशियर के तो घर्षण होगा ही, लेकिन साथ में क्या है, ये यहां से उठाया हुआ जो पत्थर वत्थर है वो भी इसके साथ है, तो पत्थर भी अब अपने नीचे वाले पत्थर से रगड़ खाएगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा कम इरोजन हो रहा होगा, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, अब नीचे जब जा रहा है, ज्यादा नीचे जाएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी की पावर कम होती जाएगी। जितना ऊपर है ग्रेविटी उतनी ज्यादा है, नीचे आता है तो ग्रेविटी कम हो रही है, ऐसे देखो। लेकिन ग्रेविटी कम होने से भी क्या, पत्थर वो लेके चला होगा, पत्थर के कारण क्या होगा, नीचे वाले भाग में एब्रेशन होगा, संघर्षण होगा। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र बनते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को जोन ऑफ प्लकिंग कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को जोन ऑफ एब्रेशन कहते हैं। तो इस इरोजन के कारण, प्लकिंग और एब्रेजन के कारण ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म किन दो प्रक्रियाओं के कारण, प्रक्रियाओं से बनाता है, प्लकिंग और एब्रेजन के कारण, ध्यान रखना। चलें आगे, अब इरोजनल लैंडफॉर्म जानो। सबसे पहले है कोड़ी, जिसको हम लोग सर्क कहते हैं या फिर CWM कहते हैं। सर्क भी वही होता है, कोड़ी भी वही होता है, CWM भी है। क्या होता है, ये एक कुर्सी जैसी आकृति होती है। जैसे कुर्सी होती है ना, कुर्सी कैसे बनाया जाता है, हमको ड्राइंग आती नहीं है, पता नहीं क्या बन गया। मान लो कि कुर्सी, तो कुर्सी में क्या, एक बैक रेस्ट होता है, एक ऐसे बैठने वाला होता है और ऐसे पैर लटकाने वाला होता है। वैसे ग्लेशियर के क्षेत्र में क्या होता है, जब यहाँ से ये नीचे बढ़ रहा होता है, इरोजन कर रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आकृति ये निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है। कुर्सी में ये देखो, ये इस तरह से आकृति निर्माण करते हुए, ये इस तरह से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे। तो इस तरह की आकृति जब ग्लेशियर वाले खंडों में आपको देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग कोड़ी या फिर सर्क या फिर CWM कहते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पर्वत, इसका एक क्षेत्र देखो, ये ऐसे 3D में इमेजिन करो, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना, एक ऐसे, एक ऐसे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले ये देखो छोटा छोटा स्नो दिखा, यहाँ बहुत ज्यादा स्नो था, ये स्नो नीचे आ रहा है संघर्षण करते हुए, प्लकिंग और एब्रेजन करते हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह की घाटी का नहीं, मतलब ये सर्क का निर्माण हुआ। इसको सर्क कहते हैं, कुर्सी नुमा आकृति। एम्पी थिएटर लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, इसको एम्पी थिएटर स्ट्रक्चर। आपको कह रहे कि ग्लेशियर के क्षेत्र में किसको हम लोग एम्पी थिएटर स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो है हमारा सर्क या फिर CWM या कोड़ी, जो भी कहें। अगर आपसे पूछे कुर्सी वाली आकृति किसकी होती है, तो सर्क की होती है। अगर आपसे पूछे कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है, तो सर्क। अब मैंने कहा ये सर्क तो यहां से सरक रहा है, बर्फ सरक सरक के सर्क बन गया, है ना, सरक सरक के सर्क बन गया ना हमारा। तो ये जो ये सर्क बना, ये सर्क में तो बर्फ पिघल रहा होगा, तो ये पिघल के नीचे नीचे जाके क्या हुआ, नीचे एक लेक का निर्माण हो गया। इस लेक को कहते हैं टार्न, या फिर इसको ग्लेशियल लेक भी कहते हैं। यानी जहां पे आपका ये कुर्सी खत्म होता है, कुर्सी का फुट होता है, वहां पे अक्सर एक डिप्रेशन देखने को मिलता है हमको, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग टार्न कहते हैं। तो ये सर्क, कुर्सी, ये टार्न, ये लेक को टार्न को। आगे चलो क्या, और दो यहीं पे सारा कुछ समझ लो, इसी वाले स्लाइड में। ये देखो, ये सर्क है, ये भी एक सर्क है, ये भी एक सर्क। अब ये सर्क, दो सर्क के बीच में इस तरह का लाइन देखो, इस तरह से उठा हुआ पर्वत दिख रहा है ना, दूसरे कलर से बनाया जाए, दिख रहा है ना सभी को। ये सर्क था, इसके बीच में ये देखो उठा हुआ, ये दिख रहा है, दिख रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अरीटी। क्या देख लिया हमने, सर्क देख लिया क्या है, टार्न देख लिया क्या है, एंड दो सर्क को डिवाइड करने वाली जो उठी हुई पर्वतीय भाग है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एरीटी। ठीक है, यानी एरीटी क्या कर रहा है, दो अलग अलग सर्क को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, याद हुआ। अब देखो, सर्क कर लिया, एरीटी कर लिया। अब ये देखो, ये एक एरीटी ये रहा, एक ये ऐसे जा रहा है, एक ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इस तरह से अगर तुम 3D में इमेजिन करो, तो पिरामिड नुमा आकृति यहाँ पे बनी।
तो ये जो पिरामिड नुमा ऐसे आकृति बनती है, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न, सिंग। ठीक है, अब यहां से हमने देखो 4-5 चीज तुमको बता दी। क्या क्या बता दी? ये कुर्सी नुमा आकृति ऐसे करके आया, इसको सर कहा। दो सर के बीच की जो आकृति आई उसको हमने क्या कहा? एरिटी कहा। अलग अलग एरिटी को ज्वाइन करने से एक उठा हुआ इस तरह से पीक दिखा हमको निडल नुमा, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने हॉर्न कहा। सर के नीचे एक लेक हमको दिखता है, उस लेक को हमने क्या कहा? उसको हमने टार्न कहा। इतना याद हो गया? अब देखो एक और शब्द आता है कोल। कोल क्या होता है? जब ये देखो ये सर्क ऐसे जा रहा है ना, और ये एक अरिटी लाइन। अब कभी कभी क्या होता है इसमें ना गैप्स क्रिएट हो जाते, इस सर्क और इस सर्क के बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। तो ये छोटे छोटे गैप होते हैं, इनको हम लोग कोल कहते हैं। माउंटेन पास आपने सुना होगा, तो ये कई बार कोल भी बड़े होके एक तरह से माउंटेन पास की तरह ही ये होता है। ये दो आपके जब सर्क स्ट्रक्चर हो, ये सर्क स्ट्रक्चर के बीच में जब इरोजन ज्यादा हो जाए या कुछ अलग प्रोसेस यहाँ पे कटाव हो जाए, तो यहाँ पे गैप नुमा आकृति बनती है, उसको हम लोग कोल कहते हैं। इतनी बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे आओ, ये जब बर्फ ग्लेशियर आगे देखो, एकदम माइंड वो अगर ब्लास्ट हो रहा है तो थोड़ा एकदम सांस ले लेना, पॉज करके वीडियो, ठीक है? पर समझना, खत्म आज ही करना। अब देखो ये क्या है आपका? ये आइस है। ये जब आइस नीचे जाता है ग्रेविटी के प्रभाव में, तो ऊपर वाला जो आइस होता है वो ढीठ होता है, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं। तो इसमें क्या होता है? दोनों में टकराव हो जाता है ना? जैसे ये आप हो, एक आपका ये मित्र है, इस मित्र ने कहा चलो हम लोग चलते हैं आज मूवी देखने। दूंगा ना, हमको पढ़ना है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दोनों में टूट आ जाएगी, दरार आ जाएगी। उसी तरह से क्या हुआ, इस ग्लेशियर में दरार आ गया, क्योंकि नीचे से ग्लेशियर का इस तरह से ग्रेविटी लग रहा था, जो भी लग रहा था। तो ये इस तरह से एक लैंड फॉर्म बनता है, जिसका नाम लेना मेरे को नहीं आता, बर्गश्रंड कहते हैं या क्या कहते हैं, वैसे तो बर्गश्रंड ही कहते हैं, लेकिन तुम इसका नाम याद कर लो। जो भी इसका नाम तुमको देना है, बर्गर वर्गर जो इसको कहना है, बर्गर नान, बर्गर चूर, जो कहना है तुम इसको कह लो, लेकिन तुमको याद होना चाहिए ये ग्लेशियर क्षेत्र में पाए जाने वाला इरोजनल लैंड फॉर्म है। ठीक है, चलो चलो समझ गए? कोरी, CWM, सर्क, टार्न समझ गए, हॉर्न समझ गए। ये देखो ये अडिटी लाइन, ये ऐसे, ये है हॉर्न हमारा, समझ गए? अडिटी समझ गए? अडिटी बताया था ये वाला, ये दो, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, सर को डिवाइड करने वाला लाइन। कोल, ये देखो ये यहाँ से ऐसे अडिटी आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखो टार्न है, इसके बीच का ऐसे क्षेत्र बनता है गैप वाला, उसको कोल कह दिया। ये अडिटी बता ही दिया। बर्गश्रंड, ये देखो ये जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हमने कहा, है ना? देखो एक ही साथ सब बता दिए। अगला है पीटर नोस्टर लेक। ठीक, पीटर नोस्टर लेक से पहले जानो ग्लेशियल वैली। नदी हमेशा वी शेप्ड वैली आए, पता नहीं क्या क्या बनाती है, पर मूल रूप से वी शेप्ड वैली बनाती है। जब ग्लेशियर मूव करता है ना, तो वो यू शेप्ड वैली बनाता है। ये यहाँ पे ऐसे ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर ऐसे पार हो जाएगा, तो ये इस तरह से वैली बना देता है। ठीक है, अब इसमें दिखाऊंगा तो तुम लोग समझोगे। ये इस तरह से देखो, ये वैली है, ये माउंटेन वैली, ये ऐसे। यहाँ पे पहले ग्लेशियर था, ये जो क्षेत्र है इसमें से पहले ग्लेशियर पास हुआ, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर आगे बढ़ गया। तो जब ये ग्लेशियर आगे बढ़ गया है, तो वहां पे जो भूमि थी वो अब नग्न दिख रही है एक तरह से, देखो तो वहां पे हट गया। तो इस तरह का जब भी आपको निर्माण देखने को मिले, उसको हम लोग कहते हैं यू शेप्ड वैली। यू शेप्ड, बार बार क्वेश्चन आता है, यू शेप्ड वैली कौन बनाता है? बच्चे रिवर मार के आते, रिवर नहीं बनाते। कौन बना रहा है? ग्लेशियर बना रहा। ग्लेशियर जब अपने क्षेत्र से हट गया, तो वो संघर्षण के कारण क्या हुआ? पूरे क्षेत्र को इरोड कर दिया। ये पहले ऐसे होगा, इसमें ग्लेशियर होगा, बह रहा होगा, इरोड करके देखो ये ऐसे वैली बना दिया। इसको हम लोग कहते हैं यू शेप्ड वैली। ठीक है, समझे? समझे नहीं समझे? जगह हो या सो गए? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। जगह है कि सो गए? जगह हो? क्या हुआ? ये ग्लेशियर नीचे गया, क्या बना? यू शेप्ड वैली बना। वी शेप्ड वैली नहीं, यू शेप्ड वैली। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जो ये यू शेप्ड वैली है ना, इसमें छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जो किसके कारण बने होते हैं? वो देखो, जो वो जा रहा था आपका ग्लेशियर, तो उसमें वो प्लकिंग किया हुआ पार्टिकल था, उठाया हुआ पत्थर वत्थर थे, ये पत्थर रगड़ खाए होंगे,
तो क्या होता है, उस यू शेप्ड वैली में छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, बेसिकली इसमें जल भर जाता है। उसको हम लोग पीटर नोस्टर लेक कहते हैं। यू शेप्ड वैली में छोटे छोटे डिप्रेशन हो जिसमें जल भर जाए, उस तरह से जिस लेक का निर्माण होता है उसको हम लोग पीटर नोस्टर लेक कहते हैं। ये वाला जो हमने कहा था कि आगे बढ़ा, पीटर नोस्टर लेक। एक आता है आपका पीटर नोस्टर लेक, और एक आपका आया था ग्लेशियल लेक, जिसको हमने क्या कहा था, टार्न कहा था। टार्न और पीटर नोस्टर लेक अलग है। टार्न कहाँ बनता है, जहां पे हमारा अपना सर्क का बेस होता है, और पीटर नोस्टर लेक कहाँ बनता है, जो यू शेप्ड वैली में डिप्रेशन बनता है। इस तरह से अभी मैंने सिंक होल बताया, और उससे पहले किसी क्लास में मैंने एक और आपको बताया था पॉट होल बनाया था। तो पॉट होल याद रखना पानी वाले क्षेत्र में होता है, सिंक होल आपका कास्ट वाले क्षेत्र में होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ढेरों गलतियां करते हैं, तो इस गलतियों से बचना है। ठीक है, चलें आगे। पीटर नोस्टर लेक समझ गए, ये समझ गए आप, यू शेप्ड वैली। अब देखो, ये देखो एक यू शेप्ड वैली, ये देखो ऐसी यू शेप्ड वैली है। अब क्या है, ये मेन वैली, इसमें एक छोटी सी धारा बह रही है। अब इसका क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो यहाँ से भी एक धारा आ रही होती है, एक ग्लेशियर से बना हुआ धारा यहाँ से भी आ रही होती है। तो ये जो ऊपर वाले क्षेत्र से यहाँ से बहते हुए ये धारा आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं हैंगिंग वैली, लटकती घाटी। तो हैंगिंग वैली कहाँ पे बनता है, हैंगिंग वैली आपका ग्लेशियल क्षेत्र में बनता है। और वो क्या होता है, यू शेप्ड वैली के ऊपर वाले भाग में होता है। यू है ना, इसी यू शेप्ड वैली, तो यहाँ वाला जो भाग होगा, तो यहाँ से एक घाटी बना होगा जिससे वो ग्लेशियल आ रहा होगा या फिर जल आ रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। याद हुआ। अब ये फियोर्ड, फिजोर्ड कहते हैं, फियोर्ड बोलते हैं, जो भी हो, FJORD लिखते हैं, FIORD भी लिखते हैं। अब है क्या, ये बेसिकली एक ग्लेशियल वैली है, यू शेप्ड वैली या फिर यूं कहूं। इस यू शेप्ड वैली में नदी का पानी आ गया, नदी का नहीं, ना 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 ना, एकदम नदी का नहीं। किसका पानी आ गया, समुद्र का पानी आ गया। नदी देखो वैली बनाती है, लेकिन इसमें क्या हो गया, वैली के अंदर समुद्र का पानी आ गया, सॉल्ट वाटर आ गया। व्हेन सॉल्ट वाटर एंटर्स द ग्लेशियल जोन या फिर यू शेप्ड वैली वाला जोन, डेट इज कॉल्ड फिजॉर्ड। इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो इसको हम लोग कई बार फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म भी कह देते हैं, यानी वो लैंडफॉर्म जो ग्लेशियल और फ्लूवियल दोनों का एक जैसा है। नॉर्वे, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड वाले क्षेत्रों में ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए। ये थे आपके सारे इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ कार्स्ट। लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए ना, हमारा 40 मिनट का होता है, बट चलो 40 मिनट से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, थोड़ा पढ़ लेते, पढ़ लेना, खत्म कर लेते हैं। अब इसके आगे आता है कार्स्ट का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एक सबसे बड़ा लैंडफॉर्म है मोरेन। एकदम इजी भाषा में समझ में आ जाएगा तुमको मोरेन। देखो यहां से ग्लेशियल बहा, ठीक है, वो कैसे मैं समझे, हम इसको समझते हैं, ये एक मिश्रण जैसा है जहां से ग्लेशियल बहा है, किसका, सर्क का और वैली का, यू वैली का। हम यहां से ग्लेशियल बहा, ग्लेशियल तो बह गया, जल था, बर्फ था, पिघला, बह गया। लेकिन बर्फ पिघला, बह गया, तो जो बर्फ ऊपर से लेके इरोजन करके आ रहा था, तुमको मैंने बताया, प्लकिंग कर रहा था, घिसटाते हुए नीचे से नीचे पत्थर तोड़ के ला रहा था, तोड़ के ला रहा था, कहां जाए, पानी तो चला गया बेचारा, उड़ गया भाप बन के, या फिर आगे बह गया, आउटवर्स प्लेन में चला गया। उसने जो कंकड़ पत्थर का इरोजन किया था वो बच गए, अब वो जमा हो। तो ये जो इरोडेड मटेरियल वैली में जमा हो रहा है तुम्हारा, ग्लेशियल के रास्ते में जमा हो रहा है तुम्हारा, उसको हम लोग मोरेन कहते हैं। ठीक है, ये मोरेन 3 प्रकार के। पहला होता है एंड मोरेन। एंड मोरेन क्या, जब अंत में, एकदम अंतिम वाले जोन में, जहां से एकदम अब पानी बह के बन जाना, वो जो स्नाउट मैंने बताया, जहां से वो माउथ पानी बह के बन चला जाता है, वहां पे जब आके मूल रूप से आपका वो पत्थर कंकड़ जमा हो, उसको हम लोग कहते हैं एंड मोरेन। ठीक है, जब आपके वैली के बीच में जमा हो, मध्य में जमा हो, क्या जमा हो रहा है, ग्लेशियर द्वारा इरोडेड मटेरियल, तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियल मोरेन। ठीक है, वैली के जब साइड में जमा हो, उसको हम लोग कहते हैं लेटरल मोरेन। मोरेन क्या, ग्लेशियर ने जो इरोजन करके मटेरियल उठाया।
अब ग्लेशियल जल बन के बह गया और अपने साथ जो उठाया हुआ मटेरियल था कंकर पत्थर उसको छोड़ दिया। तो कंकर पत्थर अगर एकदम अंत में जमा हो उस वैली के, उस रास्ते के, तो उसको कहते हैं एंड मोरेन। अगर मध्य में जमा हो वैली के, ये देखो वैली है इसके बीचों बीच ऐसे जमा हो जाए उसको क्या कहते हैं, मीडियल मोरेन। अगर उसके साइड में जमा हो उसको क्या कहते हैं, लेटरल मोरेन। 3 मोरेन समझ के। अब ये जो जब जल आगे बह गया तो उसके यहाँ पे एक प्लेन का निर्माण होता है, छोटा सा प्लेन बनता है जिसको हम लोग आउटवॉश प्लेन भी कहते हैं। हिंदी वाले चिंता मत करो, सब टर्म का ट्रांसलेशन मैं दूंगा, वेबसाइट देखते रहना, वेबसाइट पे ही नोट्स वोट्स आएंगे। नोटिफिकेशन वैसे देखो, अगर तुमने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दो ताकि मैं कुछ भी पोस्ट करूं तो तुमको पता लग जाए, है ना। बाकी वेबसाइट चेक करते रहना, वीक में 1-2 बार चेक कर लोगे तो संडे वनडे को तो चेक कर ही लेना है एक बार, www.thegeoclass.com। ठीक है, तो ये यहाँ से प्लेन बन गया, इसको हम लोग कहते हैं आउटवॉश प्लेन। तो मोरेन समझ गए क्या होता है। उसके बाद एक तो होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन पे इतना याद, 2 चीजें याद रखना, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इसका ग्लेशियल द्वारा बना हुआ, और ये इस तरह से उठा हुआ अंडे की तरह दिखता है, ये देखो ऐसे ऐसे। ये बेसिकली क्या है, ये वही कंकर पत्थर जमा किया हुआ है, कंकर पत्थर ही जमा है एक तरह का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बास्केट ऑफ एग। अंडे का ट्रे देखे हो, नॉन वेज वेज जो भी हो, दुकानों में तो पड़े देखे होगे ना कैसे होता है अंडे का ट्रे। तो ये अंडे का ट्रे वाला टोपोग्राफी है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इसको कहा जाता है। छोटे छोटे हिल्स होते हैं जो ग्लेशियल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, समझे, इसको ड्रमलिन्स कहते हैं। अगला क्या है, एस्कर एंड केम। ये देखो ग्लेशियल है, ग्लेशियल है, ग्लेशियल के बीच में कहीं एक होल बन गया, आइस, आइस में ग्लेशियल में वो एक गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे के अंदर वो कंकर पत्थर वाले जो पदार्थ से वो जमा हो गए। तो ये छोटे छोटे इस तरह के जमा होते हैं रास्ते में हमारे, उसको कहते हैं हम लोग केम। स्मॉल डिपोजिशन इन द वैली, उसको हम लोग कहते हैं केम। वही जब इलोंगेटेड हो जाए, बहुत लंबे लंबे इस तरह से हो जाए, बहुत बड़े बड़े जोन में हो जाए, तो उसको कहते हैं एस्कर। यहाँ पे है कहीं केम एंड एस्कर, नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि केम एंड एस्कर भी कहाँ बनते हैं। केम बनता है रिजनुमा, ये छोटे छोटे इस तरह से उठा हुआ बनता है, तो इसको केम कहते हैं। जब थोड़ा लंबा इलाके में हम लोगों का बनता है, ठीक है, उसको हम लोग एस्कर कहते हैं। ठीक है, स्मॉल राउंडेड हिलॉक ऑफ सैंड ग्रेवल, उसको हम लोग केम्स कहें, ऐसा। ठीक है, और एस्कर क्या है, एस्कर जब यहाँ पे एक इस तरह का रिज नुमा आकृति बन जाए, ठीक है, रिज नुमा आकृति बन जाए। रिज हमने बार बार देखा है, मिड ओशनिक रिज देखा है ना, कटिका जिसको कहते हैं, उस तरह की आकृति बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एस्कर। तो ये आपके इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म थे। अच्छा, एक और लैंडफॉर्म होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोकार्स्ट। बेसिकली ये हमारा एक लैंडफॉर्म याद रखना, थर्मोकार्स्ट। एक्चुअली होता क्या है, कार्स्ट क्षेत्र है, इसके नीचे पानी बह रहा होता है, बहता हुआ जल जम जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, फ्रीज होने के कारण क्या होता है, जो फ्रीज होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड बढ़ता है, तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने से क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सतह है उसमें दरारें आ जाए। ठीक है, तो उस तरह के लैंडफॉर्म को हम लोग कहते हैं थर्मोकार्स्ट, जो कि एक इरोजनल लैंडफॉर्म है आपका, किसका बना हुआ, कार्स्ट क्षेत्र में बना हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए, मुझे नोट भेजना है, नीचे लिंक दिया हुआ है सब कुछ का। ठीक है, और जो नए लोग हैं, इधर कहीं बीच वीडियो में या फिर वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट आएगा जहाँ पे सारे वीडियो हमारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना है आप लोगों को, अच्छे से रिवाइज करना है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम याद रखो कि कौन सी चीज कहाँ बन रही है। अगर तुम इतना याद रख लो ना कि कौन सी चीज है, किससे संबंधित है, और इरोजनल है कि डिपोजिशनल, तो 95% चांस है कि तुम्हारा इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 100% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है, जरूर आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया। नहीं आया तो बता दीजिएगा, कमेंट में बताएगा। जो लाइव सेक्शन में जो कमेंट चल रहा होता है उसमें मत बताना, कई बार वो मिस हो जाता है। नीचे कमेंट में लिख दोगे तो वो मैं पक्का बता दूंगा। दूसरा, लाइव वीडियो अभी हम ले ही नहीं रहे, अभी हमारे सारी वीडियो रिकॉर्डेड आएंगे। कब तक, मुझे लगता है नवंबर के मिड तक। नवंबर के बाद जो वीडियो आएंगे वो शायद लाइव क्लासेस में आ पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं और ये इजी काम नहीं है।
और मैं भी बहुत सारे मुद्दों में बिजी हूँ इधर उधर, तो फिर भी क्लास को करवाना है तो रिकॉर्डेड आएगा। बट कोई भी आपको डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो उसके लिए मैं हूँ। मेरे लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज कर दो, मुझे मेल कर दो, नीचे कमेंट कर दो, जैसे कर दो आपको जवाब मिलेगा आपके क्वेश्चन। वीडियो बना के मिले, ऐसे कमेंट में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मिले, तो घबराना नहीं। और जो लोग मुझे नहीं जानते, कई लोग तो यही से कंफ्यूजन में कि पता नहीं कौन सा ये लड़का आ गया मुझे पढ़ाने, तो मेरा नाम कुणाल झा है। मैं बता दूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दूं, मेरा नाम कुणाल झा है। मैं एसआरएफ हूँ, यानी सीनियर रिसर्च फेलो हूँ। मैंने यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। मैं बीएचयू में काम कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो अर्बन स्टडीज में है। और भी मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे कहीं पे है, तो उसको खोल के आप लोग मेरे बारे में पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं जो भी हो। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। पढ़ो यार, अच्छे से निकालना है हमको, यही लेक्चर्स अटेंड करके निकालना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।